वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत इसमें टोटल 11 अध्याय है। इस 11 अध्याय में हम लोगों ने 8 अध्याय को देख लिया था और आज ये जो अध्याय है ये अध्याय 9 है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 9। और इस अध्याय का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। क्या नाम है? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत से क्या क्या व्यापार होता था? सोना, मसाला, काली मिर्च और कीमती पत्थर। तो दक्षिण भारत से सोना, मसाला, काली मिर्च और कीमती पत्थर का व्यापार होता था। हमने बताया भी है कि कर्नाटक के कोलार से सोना का आयात होता था। मसाला जो है केरल, दक्षिण भारत से वो फेमस था। काली मिर्च, मसाला, कीमती पत्थर राजस्थान के इलाके से। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना भी कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को क्या कहा जाता था? काला सोना, ब्लैक गोल्ड। व्यापारी के द्वारा काला सोना का व्यापार कैसे किया जाता था? तो समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से, रोम से। तो जो व्यापारी होते थे इस काला सोना अर्थात काली मिर्च का व्यापार कहाँ से करते थे? रोम से करते थे। किस माध्यम से? तो समुद्री जहाज़ों और सड़कों के माध्यम से। प्राचीन भारत में भारत जो है रोम के साथ बड़ा अच्छा व्यापार करता था। तो इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत के सिक्कों से। तो प्राचीन भारत में भारत का रोम के साथ बहुत गहरा व्यापार संबंध था, जिसका साक्ष्य मिला है दक्षिण भारत के सिक्कों से। दक्षिण भारत के सिक्के। प्राचीन भारत में व्यापार के कौन कौन से प्रमाण मिले हैं? कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं कि प्राचीन भारत में व्यापार होता था? जैसे हिमालय से प्राप्त रत्न और सोना। हिमालय से रत्न और सोना की प्राप्ति हुई है। दक्षिण की पहाड़ियों से प्राप्त लकड़ियाँ, दक्षिण की पहाड़ियों से लकड़ियों की प्राप्ति हुई है। दक्षिण सागर के मोती, दक्षिण सागर से मोतियों की प्राप्ति हुई है। पूर्वी सागर के मूंगे, पूर्वी सागर से मूंगे की व्यापार होती थी। गंगा और कावेरी की फसलें, जो गंगा और कावेरी का जो नदीय तटीय इलाका था वहाँ से फसल का आदान प्रदान होता था, फसलों का व्यापार होता था। श्रीलंका से आए खाद्यान्न, श्रीलंका से खाद्यान्न को मंगाया गया था, तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, दक्षिण भारत में गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ बांध बांध कर व्यापार किया जाता था। यहाँ से काली मिर्च ले जाया जाता था और फिर धातुएं खरीदी जाती थी। तो इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान के समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, जो तेज तर्रार घोड़े होते थे उनका व्यापार वे कहाँ से लाए जाते थे? अफगानिस्तान थे। सुर्तगोई से म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती वस्तुएं जो होती थी उन्हें खरीदा जाता था, आयात किया जाता था। तो प्राचीन भारत में जो व्यापार होता था कहाँ कहाँ से होता था? हिमालय से रत्न और सोना की प्राप्ति हुई है, अर्थात हिमालय के क्षेत्रों से धातुओं का जो बहुमूल्य कीमती धातुएं होती थी, कीमती पत्थर होती थी, उनका व्यापार होता था, उनको आयात किया जाता था। दक्षिण की पहाड़ियों से लकड़ियों के व्यापार की जाती थी, लकड़ियाँ प्राप्त हुई है। दक्षिण सागर से मोती का व्यापार होता था। पूर्वी सागर से मूंगे का व्यापार होता था। मूंगे एक प्रकार की समुद्री चट्टानें होती हैं। और गंगा के और कावेरी के मैदानों से फसलों की खेती होती थी, फसलें उगाई जाती थी, इनका भी व्यापार होता था। श्रीलंका से खाद्यान्न को आयात किया जाता था। आयात का मतलब होता था खरीदा जाता था। दक्षिण भारत में गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ लाद कर उनसे बाजार में बेचा जाता था, बाहर में जाकर बेच दिया जाता था। अफगानिस्तान के सुर्तगोई से समुद्री जहाज पर तेज तर्रार घोड़े लाए जाते थे। तो तेज तर्रार घोड़े चाहे वो युद्ध के लिए हो या अन्य कार्यों के लिए कहाँ से मंगाए जाते थे?
तो अफगानिस्तान के सुरतगुई से, और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन आते थे, साथ ही साथ दुर्लभ कीमती वस्तुएं भी आयात की जाती थी। प्राचीन भारत में विदेशियों से व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? तो प्राचीन भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से व्यापार किया जाता था। तो जो प्राचीन भारत था वहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम से ही व्यापार होता था। यहाँ से जहाज़ों के माध्यम से, अभी हमने क्या बताया, श्रीलंका से व्यापार होता था। प्राचीन भारत में भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार कहाँ से होता था? तो प्राचीन भारत में भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार कहाँ से होता था? तो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट पर, अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा में चलकर। किस दिशा में चलकर? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिशा में चलकर। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग के तटीय प्रदेश कैसे थे? तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग के जो तटीय प्रदेश थे, तटीय का मतलब होता है समुद्री किनारा, उसके किनारे पहाड़ था, पठार था और नदी का मैदान था। पहाड़, पठार, नदी के मैदान। दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन था? कावेरी का मैदान। इसको VVI की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन था? कावेरी का मैदान। जो कावेरी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। संगम कविताओं में एक शब्द को बहुत बार चर्चा किया गया है, जिसका नाम है मूवेनदार। तो संगम कविताओं में एक शब्द की चर्चा की गई है जिसका नाम है मूवेनदार। यह एक तमिल शब्द था जिसका मतलब होता था तीन मुखिया। क्या मतलब होता था? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, और ये शासक परिवार थे चेर, चोल और पांड्या। तो दक्षिण भारत में तीन बड़े साम्राज्य थे उस समय, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, जिन्हें मूवेनदार कहा गया है संगम कविताओं में। यह एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया। क्या? तीन मुखिया। और यह जो तीन मुखिया है, इन्हीं तीन प्रसिद्ध शासकों के लिए किया गया है। ये शासक परिवार थे चेर वंश के, चोल वंश के और पांड्य वंश के। ये जो चेर, चोल और पांड्य हैं, करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य थे। साउथ इंडिया के सबसे शक्तिशाली राज्य थे चेर डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। चेर, चोल और पांड्य वंश। अब है चेर, चोल और पांड्य के सत्ता के केंद्र कौन थे? तो चेर वंश, चोल वंश और जो पांड्य वंश था, इसके सत्ता के मुख्य केंद्र थे। यहाँ पे दो दो सत्ता के केंद्र थे। इसमें से एक तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। तो इसमें जो है चेर, चोल और पांड्य में दो दो सत्ता के केंद्र थे। एक जो सत्ता का केंद्र होता था वह तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। चेर, चोल और पांड्य इन तीनों के सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। चोलों का पतन का मतलब होता था बंदरगाह। तो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के जो महत्वपूर्ण नगर थे, एक था चोलों का पतन पुहार, जिसे वर्तमान में कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो पतन का मतलब होता है बंदरगाह। तो चोलों का पतन था कावेरी पट्टनम या फिर पुहार, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो याद रखें, कावेरी पट्टनम या पुहार और मदुरई ये इस चोल और चेर वंश या फिर और पांड्य वंश की महत्वपूर्ण नगर था। मुखिया लोगों के द्वारा क्या मांग की जाती थी? नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग। ये जो चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश जो थे, इन्हें मुखिया कहा जाता था। ये लोगों से नियमित कर नहीं मांगते थे, बल्कि इसके बदले में
उपहार मांगते थे। ये टैक्स नहीं मांगते थे बल्कि उपहार मांगते थे। चेर, चोल और पांड्यों के द्वारा लिए गए कर का उपयोग, ये जो चेर वंश, चोल वंश और पांड्य जो होते थे, ये जो टैक्स लेते थे उसका उपयोग कहाँ करते थे? तो कुछ धन का उपयोग स्वयं के द्वारा करते थे। बाकी जो बच जाता था अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच में बांट देते थे। तो कुछ धन का उपयोग ये खुद के लिए करते थे, बाकी जो शेष धन बच जाता था वे अपने समर्थकों, रिश्तेदार, सिपाहियों और कवियों के बीच में बांट देते थे। इसके बाद एक और है सातवाहन राजवंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय एक राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, सातवाहन राजवंश। तो पश्चिम भारत में 200 वर्षों के बाद, चेर, चोल और पांड्य के 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश का उदय हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, दक्षिण भारत में कौन? तो चेर, चोल और पांड्य। पश्चिम भारत में कौन? तो सातवाहन वंश। चेर, चोल और पांड्य के 200 वर्षों बाद सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सप्तकर्मी। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सप्तकर्मी। अब है कि गौतमी पुत्र सप्तकर्मी के बारे में जो जानकारी है वह कैसे मिलती है? उसकी माँ गौतमी बलश्री के द्वारा दिए गए दान किए गए अभिलेख से। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्मी के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी माँ का नाम था गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख दान में दिया था, तो उसी अभिलेख से इस गौतमी पुत्र सप्तकर्मी का जानकारी प्राप्त होता है। सातवाहन वंश के सभी शासकों का उपनाम किसके नाम पे होता था? ये सभी दक्षिणापथ के स्वामी के उपनाम से जाने जाते थे, तो इन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। तो सातवाहन वंश के सभी जो शासक थे इन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। कौन? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण भारत के लिए यह प्रचलित शब्द था दक्षिणापथ। तो पूरे दक्षिण भारत के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता था, दक्षिणापथ। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने कहाँ कहाँ पर अपनी सेना भेजी थी? तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर। ये जो गौतमी पुत्र सप्तकर्मी था इसने अपनी सेना पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर भेजा था। किस लिए? कब्जा करने के लिए। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 बरस पहले सबसे पहले चीन में हुआ। कब? 7000 बरस पहले सबसे पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ। चीन के व्यापारियों के द्वारा चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों से रेशमी वस्त्रों का व्यापारिक मार्ग क्या कहलाता था? रेशम मार्ग कहलाता था, सिल्क रूट कहलाता था। तो चीन के व्यापारी क्या करते थे? चीन से पैदल, घोड़ों के द्वारा या ऊंटों के द्वारा रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे, और जिस रास्ते से इन वस्त्रों का व्यापार करते थे इन्हें रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग या सिल्क रूट। चीन से रेशम का व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? तो ईरान और पश्चिम एशिया से। तो चीन से रेशम का व्यापार ईरान और पश्चिम एशिया से होता था। रोम के शासकों और धनी शासकों के बीच रेशम वस्त्र पहनने के फैशन की शुरुआत हुई लगभग 2000 बरस पहले। तो रोम के शासक और धनी शासकों के बीच रेशम वस्त्र पहनने के फैशन की शुरुआत हुई लगभग 2000 बरस पहले। चीन से रोम को रेशमी कपड़ों के व्यापार में अधिक कीमत होता था। तो चीन जो होता था वह रोम को रेशमी कपड़ों के व्यापार में अधिकतम कीमत पर व्यापार करता था, बहुत कीमत ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी मार्ग सिल्क से यह व्यापार होता था। चीन के लोग क्या करते थे? तो दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी मार्ग से
इस रेशम का व्यापार करते थे, बहुत दूर से आते थे पैदल चल के। सिल्क रूट में लोगों के द्वारा व्यापारियों से यात्रा शुल्क की मांग। जिस रास्ते से ये व्यापार करने जाते थे तो वहाँ उस रास्ते पर लोग जो होते थे इनसे टैक्स मांगते थे। उस रास्ते से गुजरने के लिए टैक्स देना पड़ता था इनको। इस रास्ते में शासकों को व्यापारियों के द्वारा कर लगाया जाता था। साथ ही साथ जो शासक होते थे, इस रास्ते में जो भी सारे शासक होते थे वे भी टैक्स लेते थे। लोग तो टैक्स लेते ही लेते थे, जो शासक पड़ते थे रास्ते में वो भी इनसे टैक्स लेते थे। शुल्क और तोहफे के रूप में लाभ और बदले में इन व्यापारियों को शासकों के द्वारा बीच रास्तों में लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा दी जाती थी। तो शुल्क और तोहफे के रूप में जो लाभ होता था, इन्हें व्यापारियों को शुल्क और तोहफे के रूप में लाभ होता था। तो बदले में इन व्यापारियों को शासक क्या करते थे कि लुटेरों से रक्षा करने के लिए क्या करते थे, तो शुल्क मांगते थे, तोहफा मांगते थे, और बदले में राजा इनको लुटेरों से रक्षा करते थे। तो इन्हीं सब कारणों से इन रेशम की जो व्यापार होती थी, इन कपड़ों का दाम बहुत ज़्यादा होता था, बहुत महंगे दाम पर इनका व्यापार होता था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे महत्वपूर्ण वंश था कुषाण वंश। तो इन रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखते थे बहुत सारे शासक, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी था, उसका नाम था कुषाण वंश। कौन था? कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासन स्थल कहाँ तक था? तो मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत तक। जो कुषाण वंश के शासक थे ये मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करते थे। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन था? तो पेशावर, मथुरा और तक्षशिला। पेशावर, मथुरा और तक्षशिला कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। कुषाण वंश की शाखा जो थी कहाँ कहाँ तक थी? तो कुषाण वंश की शाखा रेशम मार्ग की एक शाखा थी, जहाँ से रेशम का व्यापार होता था। मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक था। तो एक तो शाखा था रेशम मार्ग की शाखा, दूसरा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के बंदरगाह तक था। कुषाण वंश में रेशम मार्ग सिंधु नदी के मुहाने से कहाँ तक था? तो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक था। तो कुषाण वंश में जो रेशम मार्ग था वह सिंधु नदी के मुहाने से कहाँ तक था? तो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक। भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश कौन था? कुषाण वंश। कई बार एग्जाम में यह आ चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश कौन था? कुषाण वंश। इन सिक्कों का उपयोग व्यापारियों के द्वारा रेशम मार्ग पर किया जाता था। तो इन सिक्कों का उपयोग व्यापारियों के द्वारा कहाँ पर किया जाता था? रेशम मार्ग पर। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, जो करीब 1900 बरस पहले था। कब? 1900 बरस पहले। कुषाण वंश ने किसका गठन किया था? तो कुषाण वंश ने बौद्ध परिषद का गठन किया। किसका? बौद्ध परिषद, जिसमें इकट्ठे होकर विद्वान क्या करते थे? महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। तो कुषाण वंश बौद्ध परिषद का गठन किए, जिसमें एकत्र होकर जो विद्वान होते थे ये महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। कनिष्क का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अश्वघोष। तो कनिष्क का एक दरबारी कवि था अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित की रचना की थी। किसकी? बुद्ध चरित की। इसमें बुद्ध के जीवन का रचना है, बुद्ध के जीवन का वर्णन है। बुद्ध चरित कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। बुद्ध चरित की भाषा कौन थी? संस्कृत। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा का शुरुआत किया गया, इसका नाम था महायान। तो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा जिसका नाम था महायान, इसकी शुरुआत की गई। तो इस महायान में क्या था? तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति का दर्शन था कुछ संकेतों के माध्यम से। तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति का दर्शन था कुछ संकेतों के माध्यम से, जैसे कि बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का दर्शन,
पीपल के पेड़ के द्वारा। तो इसमें मूर्तियों के माध्यम से बुद्ध ने अपनी दर्शन के बारे में क्या क्या बताया था और क्या क्या उन्होंने किया था, तो इसकी चर्चा मिलती है दर्शन के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से। जैसे कि बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का दर्शन पीपल के पेड़ के द्वारा दर्शाया गया है। तो बौद्ध धर्म में जो महायान है उसमें पीपल के पेड़ को दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि बुद्ध ने ये अपना निर्वाण प्राप्ति कहाँ पे किया? पीपल के पेड़ के। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। इसमें से अधिकांश जो कहाँ से प्राप्ति हुई है? मथुरा में। इनमें से अधिकांश मथुरा से प्राप्त हुई है और कुछ तक्षशिला में। दूसरा परिवर्तन क्या देखने को मिला? दूसरा परिवर्तन देखने को मिला कि लोग अब बोधिसत्व में आस्था दिखाने लगे, कि लोगों की बोधिसत्व में आस्था बढ़ गई। बोधिसत्व का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करना। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति करने के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करना। अब बोधिसत्व का महत्व क्या था? तो लोगों की शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना। बोधिसत्व का महत्व था लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना। बोधिसत्व का प्रसार कहाँ तक हुआ है? तो पूरे मध्य एशिया, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। तो बोधिसत्व का प्रचार पूरे मध्य एशिया, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में हो गया। कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा प्रसार कहाँ पे हुआ? तो पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में। तो कुषाण वंश का सबसे ज़्यादा प्रसार कहाँ पे हुआ? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की चित्र की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सांची की स्तूप की गुफाओं में। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की चित्र की मूर्ति कहाँ से मिली है? सांची के स्तूप की गुफाओं में। सांची की स्तूप की गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सांची के स्तूप की गुफा का निर्माण राजा रानियों के आदेश पर या व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा किया गया। तो राजा रानियों के आदेश पर व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा किया गया सांची की स्तूप की गुफा का निर्माण। कुषाण वंश में ज़्यादातर गुफाओं का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो कुषाण वंश में ज़्यादातर गुफाओं का निर्माण पश्चिमी घाट के दर्रों के पास किया गया। पश्चिमी घाट का दर्रा अर्थात जो महाराष्ट्र, कर्नाटक के इलाके हैं, ये सभी पश्चिमी घाट में पड़ते हैं क्योंकि भारत के पश्चिमी तट पे हैं। तो यहाँ पे दर्रे हैं, जैसे कि बहुत सारे दर्रे हैं। तो उन्हीं दर्रों के पास कुषाण वंश में ज़्यादातर गुफाओं का निर्माण किया गया। अब है कि पश्चिमी घाट के दर्रों से जुड़ने वाली सड़कें कहाँ से कहाँ तक गुजरती थी? तो दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह तक। तो पश्चिमी घाट के दर्रों से जुड़ने वाली सड़कें दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह तक जाती थी। बौद्ध धर्म का दक्षिण पूर्व की ओर फैलाव कहाँ तक था? तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक। तो बौद्ध धर्म का दक्षिण पूर्व की ओर फैलाव श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक था। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व भागों में बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रचलन था? थेरावाद संप्रदाय का। तो थेरावाद संप्रदाय का ही था कौन? सम्राट अशोक। तो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्वी भागों में बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रचलन था सबसे ज़्यादा? थेरावाद संप्रदाय। तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले सभी स्त्री पुरुष को तीर्थयात्री कहा जाता है। तो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले स्त्री पुरुषों को तीर्थयात्री कहा जाता है। व्यापारियों के द्वारा दूर दराज यात्रा कैसे की जाती थी? काफिलों तथा जहाज़ों पर। तो जो व्यापारी होते थे ये दूर दूर तक यात्रा कैसे करते थे? काफिलों और जहाज़ों पर। 1600 बरस पहले भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी बौद्ध यात्री कौन था? फा सियेन। तो 1600 बरस पहले भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री था फा सियेन। जबकि करीब 1400 बरस पहले भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी बौद्ध यात्री था वेनसांग।
ह्वेनसांग। कौन था ह्वेनसांग? तो करीब 1400 वर्ष पहले भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी बौद्ध यात्री था ह्वेनसांग और 1350 में आया था इत्सिंग। 1350 ईस्वी में कौन आया था? इत्सिंग। और 1400 वर्ष पहले ह्वेनसांग। चीनी बौद्ध यात्रियों के भारत आने का क्या कारण था? ये जो चीनी बौद्ध यात्री थे भारत क्यों आते थे? तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए। बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए। फासियन की यात्रा का क्या वर्णन है? फासियन जब भारत की यात्रा किया तो लौटने के दौरान उसने क्या क्या किया? तो चीन वापस लौटने की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। तो फासियन भारत से लौटने के बाद वह इसकी लौटने की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी पश्चिम बंगाल से। 90 दिन के बाद यह जावा पहुँचा। जावा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। तो 90 दिनों के बाद यह जावा पहुँचा अर्थात इंडोनेशिया पहुँचा, जहाँ पर वह 5 माह रुकने के बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चीन वापस चला गया। तो जावा में वह 5 महीने तक रुका और उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चीन वापस चला गया। ह्वेनसांग की चीन वापस यात्रा। ह्वेनसांग चीन जब लौटा तो उसकी यात्रा कैसे हुई? तो यह भूमार्ग से उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया होकर वह चीन लौटा। तो किस मार्ग से लौटा था? भूमार्ग से, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर, अर्थात अफगानिस्तान, इराक, ईरान के रास्ते। चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां एकत्र किया। उसने बहुत सारे चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां को एकत्र किया और लेकर चला गया। 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियों को उसने एकत्र किया और सभी को 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। तो 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियों और लकड़ी की बनी और चंदन की बनी बुद्ध की मूर्तियों को एकत्र करके सिंधु नदी में नाव पलटने के दौरान 50 पांडुलिपियां खो गई और जीवन का जो बाकी हिस्सा था बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में बीत गया। तो ये जो ह्वेनसांग था 600 पांडुलिपियों जो था उसने एकत्र किया था, जिसमें जो 50 पांडुलिपियां थी वह नाव पलटने के दौरान सिंधु नदी में खो गया और इसका जो जीवन का बाकी हिस्सा था वह बची हुई पांडुलिपियों के संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में बीत गया। अब है कि अगला जो ह्वेनसांग भारत में क्या क्या अध्ययन किया। ह्वेनसांग जो है भारत में कहाँ पे अध्ययन किया? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था, विश्व का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था नालंदा। तो बिहार के नालंदा जिले में जो कि प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का विद्या केंद्र था नालंदा, तो ह्वेनसांग ने वहीं पर अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने नालंदा का वर्णन किस प्रकार किया है? तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा कैसा था? यहाँ के जो शिक्षक थे योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। तो ह्वेनसांग ने कहा है कि नालंदा के जो शिक्षक थे अपनी योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का पूरी तरह से उनके द्वारा पालन किया जाता था। ये बुद्ध के उपदेशों का पूरी तरह से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे। जो इनके मठ थे उनके नियम काफ़ी सख्त थे। पूरे दिन वाद विवाद का चलन था। पूरे दिन किसका चलन था? वाद विवाद का। युवा और वृद्ध दोनों के द्वारा एक दूसरे की मदद की जाती थी। जो युवा थे और जो वृद्ध थे दोनों एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते थे। यहाँ पर विभिन्न शहरों से विद्वान लोगों के शंकाओं का समाधान होता था।
तो जो विद्वान लोग थे यहाँ पर आकर अपनी शंका या समस्याओं का समाधान करते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल के द्वारा कठिन प्रश्न पूछा जाता था और सही उत्तर देने पर ही उनका अंदर में प्रवेश होता था। तो ह्वेनसांग ने नालंदा का वर्णन किस प्रकार किया है? ह्वेनसांग ने कहा है कि नालंदा के शिक्षक काफ़ी योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं और बुद्ध के उपदेश उनके द्वारा पूरी तरह से पालन किए जाते हैं, अर्थात वे बुद्ध के उपदेशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। इनके मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। पूरे दिन यहाँ पे वाद विवाद का प्रचलन होता है। युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं तो मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग आकर अपनी शंका और समस्याओं का समाधान करते हैं। जो नए आगंतुक लोग होते हैं उनका सबसे पहले जो द्वारपाल होते हैं कठिन कठिन प्रश्न पूछकर उनका कठिन प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद जब वे सही जवाब देते हैं तभी उन्हें इस नगर में प्रवेश, इस कक्षा में, इस जो विश्वविद्यालय है उनके अंदर में प्रवेश मिलता है। ह्वेनसांग के आगमन के बाद भक्ति परंपरा की शुरुआत किसकी हुई? तो ह्वेनसांग के आगमन के बाद किसकी भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई? तो शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता की पूजा से। तो ह्वेनसांग के जब भारत में आया तो शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा से भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत कौन कौन सी देवी और देवता की पूजा से आरंभ हुई? तो शिव अर्थात शंकर जी, विष्णु और दुर्गा जी। उस समय की देवी देवताओं की पूजा कैसे होती थी? भक्ति परंपरा से। कैसे? भक्ति परंपरा से। भक्ति का अर्थ होता है किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करना। तो भक्ति का क्या अर्थ होता है? किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करना। भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पे है? हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का हिस्सा है। तो भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पे है? हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में। और यह श्रीमद् भागवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का जोर। तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग किस पर जोर देते थे? तो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा को। तो जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग थे वे किस पे जोर देते थे? तो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा को। तो जो भक्ति मार्ग अपनाते थे वे लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे कि आडंबर मत कीजिए बल्कि लगन और इच्छा से ईश्वर की पूजा कीजिए। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा होती थी? आराध्य देवी देवता, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। तो भक्ति मार्ग में आराध्य देवी देवता सिंह अर्थात शेर, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में पूजा होती थी। इसके लिए कलाकारों के द्वारा देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो जो भक्ति मार्ग होता था उसमें आराध्य का मतलब होता है किसी एक विशिष्ट देवी देवता जिसको हम लोग अपना आराध्य देवी देवता मानते हैं। तो उसकी पूजा होती थी, शेर की पूजा होती थी, पेड़ का या अन्य किसी भी रूप की पूजा होती थी। इसके लिए कलाकार क्या करते थे कि देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियों का निर्माण करते थे। अब है कि मध्य प्रदेश के एक एरन जिला है, वहाँ पर विष्णु की एक शानदार मूर्ति मिली है। विष्णु के किस अवतार के रूप में? बराह के रूप में। बराह अर्थात सूअर का रूप होता है जिसमें एक सिंह होता है, इस तरह से। तो मध्य प्रदेश में एक एरन जिला है जहाँ पर पुरातत्विक
प्राप्ति का बहुत अच्छा केंद्र है। तो वहाँ से विष्णु की शानदार मूर्ति मिली है। विष्णु के किस रूप की? वराह के रूप की। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप का धारण किया था। पृथ्वी को स्त्री रूप में दर्शाने वाली मूर्ति मध्य प्रदेश के एरन जिले से प्राप्त हुई है। तो पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाने वाली मूर्ति की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश के एरन जिले से। अब है भक्ति क्या है? तो भक्ति जो है वो भज शब्द से निर्मित है। भक्ति का निर्माण भज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। अर्थात भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध है। तो भक्ति का निर्माण भज शब्द से हुआ है। किससे? भज से, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। अर्थात यह जो भक्ति है भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध का निर्माण करता है। भक्ति भगवान या भगवत के प्रति झुकाव है। तो जो भक्ति है भगवान या भगवत के प्रति झुकाव है। भगवत का एक और अर्थ है अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटना। अर्थात भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार है। तो भक्ति जो है भगवान या भगवत के प्रति झुकाव है। भगवत का एक और अर्थ है अपने ऐश्वर्य तथा सुख को, जो ऐश्वर्य का मतलब होता है कि अपनी जो सुख है, जो हम लोग सुख भोगते हैं, तो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांट देना। यानी कि जो भक्त या फिर भागवत का मतलब होता है भक्त, यानी कि जो भक्त या भागवत हैं अपने देवी देवता के भग के ही हिस्सेदार हैं। अब है कि अधिकांश भक्ति साहित्य के अनुसार धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता का निर्माण नहीं होता है। तो अधिकांश भक्ति साहित्य में क्या लिखा गया है कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी भी ईश्वर से आत्मीयता का मतलब होता है संबंध का निर्माण नहीं होता है। विशेष जगहों पर एक देवी देवताओं की मूर्तियों पर रखे जाने वाला स्थान क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है। तो मंदिर का अर्थ क्या होता है? बहुत लोग मंदिर का अर्थ बताते हैं कि जहाँ ईश्वर रहता है, तो वास्तव में ईश्वर नहीं रहते हैं। ये विशेष जगह होता है जहाँ पर एक देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर देवी और देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। अब है कि भक्ति परंपरा को प्रेरणा किससे मिलती है? तो चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो भक्ति कला को चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलती है। अब है हिंदू शब्द। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सिंधु या इंडस से उत्पत्ति हुई है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु या इंडस शब्द से हुई है। यह जो शब्द है सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले अरबों तथा ईरानियों के धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। तो जो हिंदू शब्द है सिंधु या इंडस से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह जो शब्द है सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले अरबों तथा ईरानियों के धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। अब है ईसाई धर्म।
ईसाई धर्म का उदय 2000 बरस पहले पश्चिमी एशिया में हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। कौन? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म रोमन साम्राज्य के बैथलहेम में हुआ था। कहाँ पे? रोमन साम्राज्य के बैथलहेम में। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक कहा था। तो ईसा मसीह ने स्वयं को क्या कहा? संसार का उद्धारक। ईसा मसीह ने क्या उपदेश दिया था? दूसरों को प्यार देना और दूसरों पर विश्वास करना। तो ईसा मसीह का जन्म रोमन साम्राज्य के बेथलहेम में हुआ था। इन्होंने स्वयं को संसार का उद्धारक कहा था। क्या? उद्धारक, अर्थात उद्धार करने वाला। ईसा मसीह ने क्या उपदेश दिया था? दूसरों को प्यार देना और दूसरों पर विश्वास करना। ईसा मसीह ने कहा था कि दूसरों को प्यार दीजिए, साथ ही साथ दूसरों पर विश्वास भी कीजिए। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है? बाइबल। ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है बाइबल। ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म ने अपना प्रचार कहाँ कहाँ पे किया? पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो ईसाई धर्म ने प्रचार किया था कहाँ कहाँ पे? पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप। जो केरल के ईसाई थे उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। सीरियाई ईसाई का मतलब होता है कि ये पश्चिम एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाई थे। तो याद रखेंगे कि विश्व के सबसे पुराने ईसाई कौन थे? केरल के ईसाई, जिन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और ये कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से। कहाँ से? पश्चिम एशिया थे। अब है यहाँ पे कुछ जोड़ा बनाना है, उसका जोड़ा बनाइए जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। एक प्रश्न है कि निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाइए। क्या है? निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाइए, अर्थात मिलाना है। तो दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते थे? सातवाहन शासक। कौन कहे जाते थे? सातवाहन शासक। अश्वघोष, अश्वघोष की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने किसकी रचना की है? संस्कृत ग्रंथ है बुद्धचरित। क्या नाम है? बुद्धचरित। उसके बाद है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन है? चीनी यात्री। ह्वेनसांग कौन है? तो चीनी यात्री है। बोधिसत्व क्या है? महायान बौद्ध धर्म है। महायान जो कि बौद्ध धर्म के दो भागों में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान जो संप्रदाय है उसका बौद्ध धर्म है कौन? बोधिसत्व। मूवेनदार क्या है? तो चोल, चेर और पांड्य। मूवेनदार जो होते थे वे क्या कहे जाते थे? चोल, चेर और पांड्य को कहा जाता था। इसका मतलब होता था क्या? तीन मुखिया, तीन शासक मुखिया, जो कि दक्षिण भारत के तीन बड़े क्या थे? तो ये वंश थे, चोल वंश, चेर वंश और पांड्या वंश। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिया गया है, उसे भी हम लोग एक बार देख लें और उसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। अध्याय 9 तो देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है, ये चित्र किसका है? तो बुद्ध का एक मूर्ति है। यहाँ पे देखिए, ये बुद्ध की दो मूर्तियां हैं, एक खड़ा हुआ और एक बैठा हुआ। यहाँ पे देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ये एनसीईआरटी में कक्षा 6 के किताब में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये उस समय की हथियार है। ये देखिए, ये है औजारों की सूची है, औजारों की सूची है।
तो ये जो औजारों की सूची है, इसमें यह है हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। ये सणसी है, ये है हंसिया और यह है कुल्हाड़ी। और उसके बाद यह है कार्ले की गुफा, महाराष्ट्र में है। बुद्ध से संबंधित है कार्ले की गुफा, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद ये देखिए, ये जो है ये सभी उस समय के दिए गए हैं, दीवार पे बनाए गए चित्र हैं, दीवार पे बनाए गए चित्र हैं सांची में। ये एक मूर्ति है उसके, ये सभी एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए शहर है उस समय का, जिसे एक्वाडक्ट कहा जाता है, एक्वाडक्ट। क्या कहा जाता है, एक्वाडक्ट। और ये दिल्ली में बलय कूप की प्राप्ति हुई है, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता था, बलय कूप। ये कहाँ पे है, दिल्ली का, दिल्ली का। और उसके बाद यह भी चित्र है, यह भी अभी हमने बताया। अब एक छोटा सा चीज है कि विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो गुप्त वंश का एक राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 58 ईसा पूर्व में जब उसने शकों पर विजय प्राप्त किया, तो उसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की उसने शुरुआत किया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, तो गुप्त वंश का राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 58 ईसा पूर्व में जब इसने शकों पर विजय प्राप्त किया, तो इसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया, तो विक्रम संवत की शुरुआत की। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण किया। कौन सा उपाधि, विक्रमादित्य का। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एनसीईआरटी में दिया गया है, तो याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, तो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब किया, 58 ईसा पूर्व में। कब, जब शकों पर उसने विजय प्राप्त कर लिया, उसी के उपलक्ष्य में। और इसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। और वो क्या कहा जाने लगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। यह जो चंद्रगुप्त प्रथम था, वह गुप्त वंश का पहला शासक था। देखिए, गुप्त वंश के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं, पूरा डिटेल में है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और यह धारण करने वाला वह पहला गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त के द्वारा किस चीज़ की उपाधि धारण की गई, महाराजा धीराज की। तो समुद्रगुप्त के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा की उपाधि महाराज की। तो जो समुद्रगुप्त के दादा थे और परदादा थे, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, महाराज की। तो समुद्रगुप्त के दादा और परदादा ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब है कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है प्रयाग प्रशस्ति से। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, उससे सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके आगे के वंशावली के बारे में। इसकी जानकारी सिक्कों और अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके आगे के वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इसकी जानकारी अभिलेखों और सिक्कों से भी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में किस पर विजय प्राप्त किया, तो शक शासकों पर, और यह उसका अंतिम विजय था।
तो समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में किस पर विजय प्राप्त किया? शक शासकों पर, जो उसका अंतिम विजय था। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित से। तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। कौन था? बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने संस्कृत में अपनी जीवनी लिखी थी, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था हर्षचरित। हर्षचरित। तो इसी हर्षचरित से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित में हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। कब? 1400 वर्ष पहले। तो इस हर्षचरित में हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन है। कितने बरस पहले? 1400 वर्ष पहले। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री आया था, जिसका नाम था ह्वेनसांग। तो पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो कि एक वर्धन वंश का शासक था। कौन सा? वर्धन वंश का। हर्षवर्धन ने अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु के उपरांत कहाँ का शासक बना था? थानेसर का, जो कहाँ पे है? हरियाणा में। तो हर्षवर्धन अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद कहाँ का शासक बना था? थानेसर का। यह थानेसर कन्नौज में पड़ता है। कहाँ पे? कन्नौज में। हर्षवर्धन के बहनोई का शासन कहाँ था? कन्नौज का। हर्षवर्धन का एक बहनोई था, जो कहाँ का शासक था? कन्नौज का। कन्नौज। हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या किसने किया था? तो बंगाल के शासक ने किया था। किसने? बंगाल के शासक ने। फिर हर्षवर्धन ने बंगाल पर आक्रमण किया और फिर बंगाल के शासक की हत्या कर दिया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या किसने किया? बंगाल के शासक ने। फिर इसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और फिर उसकी बंगाल के शासक की हत्या कर दिया और उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो जब हम लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में पढ़ा है प्राचीन भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में, तो पूरा डिटेल में हमने चर्चा किया है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। हर्षवर्धन की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? तो मगध और बंगाल पर विजय। तो हर्षवर्धन का सबसे बड़ा सफलता था मगध और बंगाल पर विजय प्राप्त करना। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो हर्षवर्धन से भी महान शासक था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। तो उसने नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी को पार करके दक्कन में हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन में पराजित किया था। हर्षवर्धन काल में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? पल्लव वंश और चालुक्य वंश। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर्षवर्धन के काल में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? तो पल्लव वंश और चालुक्य वंश। तो ये तो था अध्याय 9, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो हम लोगों ने अध्याय 9 को देख लिया। सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक करें। लाइक कम हो रहा है क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे लोग निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे अध्याय 10 को और इसके बाद अध्याय 11 को। और यह पूरा कक्षा जो है कक्षा 6 का प्राचीन भारत इतिहास, अर्थात यूँ कहें तो NCERT का जो इतिहास है कक्षा 6 वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 6 में केवल प्राचीन भारत का ही इतिहास है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।